अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव फिनिश्ड द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर नंबर 12, हम थ्योरेटिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब ज़रूरत है कि इसकी एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा दोहरा लिया जाए। हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करना है। हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कीवर्ड तलाश करना है और हर ऑप्शन को एक दफ़ा अच्छे से एग्जामिन करके फिर राइट ऑप्शन को क्लिक करना है, राइट ऑप्शन को पिक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन करेंगे। इन तमाम पहली 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और राइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और पहली 3 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। और इन एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर आपको यकीनन नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप डील जानते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट वी जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द ऑप्शंस। हम फौरन से किसी करेक्ट ऑप्शन पे, राइट ऑप्शन पे जंप नहीं करेंगे। हम तमाम ऑप्शंस को एक दफा से चेक करेंगे, उनको गो थ्रू करेंगे, फिर अपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। Which of the following quantity is not changed during the refraction of light? लाइट की रिफ्रैक्शन के दौरान इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती? अब देखिए, मैं क्योंकि आपको ये वाला एमसीक्यू समझाना चाहता हूं, तो इसीलिए पहले मुझे हल्का सा, थोड़ा सा, वेरी लाइट सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिकॉल करना है। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ग्लास की स्लैब है, एक मीडियम, डिफरेंट या डेंसर है। अगर लाइट की रे एयर में ट्रेवल करते हुए आके इस ग्लास की सरफेस पे इंसिडेंट करे, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं दैट एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया आई। स्टूडेंट्स, ये लाइट की रे अपने असल पाथ पर नहीं जाएगी। नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लेक्चर। अब ये लाइट अपने असल पाथ से डेविएट होकर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई? सो स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। सो व्हाट अबाउट ऑप्शन ए? ऑप्शन ए पूछा ये जा रहा था कि कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ऑप्शन ए इट्स डायरेक्शन, जबकि आप देख चुके हैं डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी, इट्स स्पीड। जरा जल्दी से रिकॉल करें, क्या स्पीड एयर में और डेंसर मीडियम में सेम है? अगर आप रिकॉल कर पाए तो आपको याद आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम की रेशियो है। वहां पर आपने ये बात पढ़ी थी कि जब भी लाइट की रे किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्लो हो जाती है। सो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज slower than the speed of light in the vacuum. So v की वैल्यू यहां पर less होगी, जो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि v is less than c. So dear students, यहां पर velocity भी चेंज हो रही है। जरा ये बात मुझे रिकॉल करके बता दें, हमने ये बात सबसे पहले कहां पढ़ी थी कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है? हमने ये बात सबसे पहले रिपल टैंक में पढ़ी थी वाटर वेव्स के लिए, और मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था। सो स्टूडेंट्स, ये स्पीड भी चेंज हो चुकी है। स्पीड भी अब पहले जितनी नहीं रही, रिड्यूस हो गई है। स्टूडेंट्स, पहले डी ऑप्शन पे आ जाए, इट्स वेवलेंथ। देखिए ये फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा।
हम कहते हैं कि velocity रिड्यूस कर रही है. So because of the reduction in velocity, the wavelength will also be reduced. But very important thing, at the constant frequency. So my dear students, always remember one thing. जब भी लाइट की रे एक से दूसरे मीडियम में जाए तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन इट्स वेवलेंथ वेलोसिटी में चेंज आता है, बट frequency of the wave remains same. Here the frequency will be the frequency of the oscillator. अब यहां पर अगर हम लाइट के एतबार से करें तो लाइट की फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी. लाइट की फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि लाइट का कलर सेम रहता है. The color of light do not change. Color of light remains same. So dear students, the correct option is option C. फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं और कलर ऑफ लाइट भी कह सकते हैं. अगर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो उसका कलर चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. उम्मीद करता हूं कि ये पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने हर ऑप्शन को डिस्कस करके किया समझ आया होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर का. क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे भी सॉल्व कर जाएंगे. लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व इट. अ कन्वर्जिंग मिरर, एक कन्वर्जिंग मिरर है. स्टूडेंट्स, अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर. मिरर्स में कन्वर्ज करने की सलाहियत कनकेव की है. सो विद द रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रेडियस गिवन है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है जो तकरीबन 20 सेंटीमीटर्स है. इट क्रिएट्स अ रियल इमेज, जो रियल इमेज फॉर्म कर रहे 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर. तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कॉन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर की दोनों इमेजेस फॉर्म करने की सलाहियत है, रियल भी और वर्चुअल भी, लेकिन इस केस में रियल इमेज फॉर्म किया जा रहा है. एंड दिस रियल इमेज इज ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट द मिरर फॉर्मूला. माय डियर स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला क्या है जरा जल्दी से रिकॉल कर लें. द मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इमेज रियल है तो रियल इमेज होने की वजह से हम q यानी इमेज डिस्टेंस को भी पॉजिटिव लेंगे, और क्योंकि मिरर कन्वर्जिंग है सो इसका फोकस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो हम इसकी फोकल लेंथ को भी पॉजिटिव लेंगे. जिन स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इस चीज को ड्रॉ करके दिखाता हूं. आप जानते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर इज कॉनकेव मिरर. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. मैं एक कॉनकेव मिरर आपके सामने ड्रॉ करता हूं. स्टूडेंट्स, ये एक कॉनकेव मिरर है. लेट्स से इस मिरर की इंटरनल साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होने की वजह से हम कहते हैं कि ये इसका लेट्स से पोल है. लाइट की रे इनर साइड पर आकर टकरा रही है. स्टूडेंट्स, जब लाइट की रे इस मिरर को आकर टकराएंगी तो वाकई रियलिटी में वो किसी एक पॉइंट पर फोकस होंगी, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस. तो लिहाजा इसकी फोकल लेंथ एग्जिस्ट करती है, इसका प्रिंसिपल फोकस है, तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. माय डियर स्टूडेंट्स, यही बात मैंने यहां पर इस पॉइंट को लिख के कर दी थी. स्टूडेंट्स, क्योंकि Q भी है पॉजिटिव रियल इमेज होने की वजह से, F भी है पॉजिटिव प्रिंसिपल फोकस के होने की वजह से. अब आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये स्टूडेंट्स जरा गौर करें, पूरी MCQ के स्टेटमेंट में आपको F तो गिवन ही नहीं है, आपको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि फोकल लेंथ इज ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 divided by 2, we will get 10 centimeters. So almost इस मिरर की focal length 10 centimeter होगी. You have got all the values now. Let's solve it.
सो 1/f की जगह 1/10 is equals to 1/p. स्टूडेंट्स p is what we have to calculate, तो p as it is लिख देते हैं, प्लस 1/q की जगह हम 1/30 पुट कर देंगे. सो एवरीथिंग इज रिटन इन पॉजिटिव बिकॉज तमाम चीजें रियल हैं. स्टूडेंट्स अब आप ये देखिए, ये जो 1/30 है ये फ्रैक्शन पॉजिटिव की है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो सकती है. लेट्स डू इट. तो ये बन जाएगा 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/p. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में आपको एलसीएम लेना है. एलसीएम आप 30 ले सकते हैं. 10 है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में और एलसीएम 30 है, तो इसका फैक्टर 3 आ जाएगा. तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं. स्टूडेंट्स ये 3 माइनस यहां पर सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 30 है और एलसीएम भी 30 है, तो फैक्टर 1 आ जाएगा. -1 कर देते हैं इज इक्वल टू 1/p. स्टूडेंट्स 3 - 1 इज, व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करेंगे. बाकी 3 - 1 इज 2. 2/30 इज इक्वल टू 1/p. लेट्स कैंसिल इट. तो डियर स्टूडेंट्स ये 1/15 इज इक्वल टू 1/p आ जाएगा. स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास p की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ जाएगी. सो इन आर केस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, its real image will be formed at 30 सेंटीमीटर with the focal length of almost 10 सेंटीमीटर. सो आपके केस में जो p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है that is 15. so let's mark the correct option. क्योंकि इस केस में हमें सिंपल सॉल्व करना था तो इसलिए सॉल्व किया और बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ी. हमने डायरेक्ट अपनी करेक्ट ऑप्शन को चेज कर लिया, राइट ऑप्शन को फाइंड कर लिया. मुझे उम्मीद है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. थोड़ा सा लेंथी जरूर था. लेंथी इसलिए बना क्योंकि मुझे हर पॉइंट को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना था आपको. फ्रेंड्स ये रहा अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा जरा टेक्निकल है, उसको टेक्निकलिटी के साथ ही हैंडल किया जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर. एक कॉनकेव मिरर है जिसका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा हुआ है. द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड. और आपको बताना है कि इस मिरर से बनने वाले इमेज की नेचर क्या होगी, वो इमेज कहां बनेगा. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, राइट ऑप्शन तक पहुंचने से पहले थोड़ी सी रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर रिकॉल कर लीजिए. चलिए इकट्ठे रिकॉल करते हैं. हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है. यहां पर जो मैंने मिरर ड्रॉ किया है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर विद इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये एक सेंट्रल या प्रिंसिपल एक्सिस जो उसके सेंटर यानी पोल से पास कर रही है. स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर डियर स्टूडेंट्स वो सेंटर ऑफ सफेयर है जिसका ये मिरर पार्ट हो. तो डियर स्टूडेंट्स इसे आप सी कहते थे और याद कीजिए इससे लेके इस पोल तक के फासले को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर कहते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालना चाहूं तो r किसके इक्वल निकल आएगा? 2f के इक्वल. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस फासले को कहते हैं? फोकल लेंथ के डुअल या डबल फासले को. सो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट इस वक्त सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के फासले पर पड़ा है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फासला 2f के बराबर है. तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, कॉनकेव मिरर के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2f पर पड़ा हो यानी 2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ पर पड़ा हो तो उसका इमेज भी 2f पर ही बनता है. और क्योंकि ये मिरर कॉनकेव है तो इस वजह से इसका इमेज रियल इमेज बनेगा. स्टूडेंट्स रियल इमेज की पहचान ये भी है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. सो इन्वर्टेड
और रियल इमेज बनेगा ऑफ सेम साइज ऑन अगेन 2f। तो इसको जरा समझते हैं कैसे बनेगा, क्योंकि इतना बता देना इनफ नहीं है, मैं आपको ये चीज मजीद डिटेल में सिखाना चाहता हूं। इमेजिन दैट कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा हुआ है, ये सेंटर में यहां पर कहीं पर इसकी फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस भी मौजूद होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट की रे यहां से निकलेगी इस मिरर को टकराएगी, टकरा कर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी। आप जानते हैं कि हमेशा जब भी किसी कॉन्केव मिरर से लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराती है तो इस मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, एज यू हैव सीन हियर। स्टूडेंट्स, दूसरी लाइट की रे कैसे आएगी? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दूसरी लाइट की रे सीधा पोल से टकराएगी और पोल से टकराकर फिर रिफ्लेक्ट होगी। स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्टेड लाइट की रे जिस पॉइंट पर मीट करेगी उस पॉइंट पर इमेज बनेगा। सो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैंने ये इमेज फ्री हैंड बनाया तो इस वजह से थोड़ा सा जरा एक्यूरेसी का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये लाइट की रेज उसी पॉइंट पर मीट कर रही है जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इमेज उसी पॉइंट पर बनेगा जहां पर ऑब्जेक्ट हो। ये किस केस में? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट 2f पर पड़ा हो। सो अब आपके ख्याल में करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर? नो नो, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बन रहा है? नॉट एट ऑल। बी ऑप्शन क्या है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? नॉट एट ऑल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान नहीं बन रहा। एट द फोकल लेंथ, क्या फोकल लेंथ पे बन रहा है? नहीं, it is formed at the center of curvature. So my dear students, the correct option is B. The image is formed at the center of curvature. अब आपको इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी और आपने एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया होगा कि जब भी मिरर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट 2f पर पड़ा हो, चाहे 2f कॉन्केव मिरर का हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही रूल फॉलो होगा, दोनों केसेस में जो इमेज बनेगा वो भी 2f पर ही, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जितने ही फासले पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपने बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया होगा इन 3 पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में बाकी रिमेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।